हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूं आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आज हम लोग बीपीएससी टीआरई 2.0 यानी कि जो बीपीएससी टीआरई 2.0 हुआ था उसके जो जनरल स्टडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। 2.0 में जितने भी क्वेश्चन आए थे उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और लास्ट तक बने रहिए। साथ ही साथ आपको बता दें, जो मैथ के क्वेश्चन है उसको हम लोग केवल क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर देखते हुए चलेंगे। अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा, जहां से आप अच्छे से मैथ क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, मैथ के क्वेश्चन को हम केवल पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर आपको बता देंगे। बाकी इसका डिटेल डिस्कशन देख लीजिए आप, ऐसे आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है, एक दुकान में 2 पेंसिल और 3 रबड़ की कीमत 9 रुपये है तथा 4 पेंसिल और 6 रबड़ की कीमत 18 रुपये है। प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबड़ की कीमत क्या है? प्रत्येक पेंसिल की कीमत 1 रुपये तथा प्रत्येक रबड़ की कीमत 2 रुपये है। दूसरा ऑप्शन दिया है, प्रत्येक पेंसिल की कीमत 2 रुपये तथा प्रत्येक रबड़ की कीमत 1 रुपये है। तीसरा ऑप्शन दिया है, प्रत्येक पेंसिल की कीमत 3 रुपये तथा प्रत्येक रबड़ की कीमत 2 रुपये, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कैसे सॉल्व हुआ है ये, आप यहाँ पे देख लीजिए। और इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। फ्रेंड्स, टीआरई 2.0 से लेकर अभी तक बिहार टीचिंग में जितने भी एग्जाम हुए हैं सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे इसी चैनल पे करवाए जा रहे हैं। तो आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो आए तो आप तक फटाफट पहुंच जाए। अगला क्वेश्चन है, 7 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है। यदि हम इसमें माँ की आयु जोड़ दें तो औसत आयु 6 वर्ष बढ़ जाती है। माँ की आयु होगी 37 वर्ष, 42 वर्ष, 34 वर्ष, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 37 वर्ष। माँ की आयु क्या होगी? 37 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, 121 वर्ग मीटर आधार क्षेत्रफल और 23 मीटर ऊंचाई वाले लंब प्रिज्म का आयतन होगा 5.26 मीटर क्यूब, 2783 मीटर क्यूब, 529 मीटर क्यूब, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 2783 मीटर क्यूब। इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं? 10, 15, 21, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 15। 1 से 50 के बीच 15 अभाज्य संख्याएं आती हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे वैल्यू पूछा है, √ 0.0000125 अपॉन 0.00005329 का मान पूछा है कि वैल्यू पूछी है। आपके सामने ऑप्शन दिए हैं, 35/73, 45/93, 55/23, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही कैसे हुआ ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, और इसका डिस्कशन देखने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। अगला क्वेश्चन, आपके सामने √ में मान दिया हुआ है और पूछा है, धनात्मक वास्तविक संख्याएं हो x, y और z धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं तो √5, 5√3125 x की पावर 10, y की पावर 5 और z की पावर 10 किसके बराबर होगा? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक, अगला क्वेश्चन, 3 sin θ + 2 cos θ अपॉन 3 sin θ - 2 cos θ। ठीक, यदि 3tan q = 4 हो तो इसका मूल्यांकन कीजिए। ऑप्शन दिया 1, 2, 0, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जहां से आप डिस्कशन के माध्यम से, सॉल्व के माध्यम से मैथ के क्वेश्चन को समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने मैथ का ही दिया हुआ है। लोहे की एक ठोस टुकड़ा 49 सेंटीमीटर इंटू 33 सेंटीमीटर इंटू 24 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक घनास्थ के आकार में है। इसका डालकर एक ठोस गोला बनाया जाता है। गोले की त्रिज्या क्या है? 19 सेंटीमीटर, 23 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 21 सेंटीमीटर। अब देखिए, यहाँ से मैथ के क्वेश्चन समाप्त हो गए जनरल स्टडी में। अब यहाँ से साइंस, ये साइंस का क्वेश्चन जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये साइंस का क्वेश्चन है। ये साइंस में नहीं बल्कि जनरल स्टडी में पूछा गया क्वेश्चन है। द न्यूक्लियर रिएक्टर D2O इज यूज्ड एज, नाभिकीय रिएक्टरों में D2O जिसे भारी जल कहते हैं, इसका उपयोग होता है ईंधन के रूप में, ड्यूटेरॉन के स्रोत के रूप में, मंदक के रूप में,
एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। आपसे पूछा है न्यूक्लियर रिएक्टर में D2O, इसी को भारी जल कहा जाता है, इसका यूज कहाँ पे होता है? फ्यूल में, सोर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स में, मॉडरेटर के रूप में, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मॉडरेटर के रूप में। नाभिकीय रिएक्टरों में D2O या भारी जल का उपयोग मंदक के रूप में या मॉडरेटर के रूप में होता है, जहां पर न्यूट्रॉन को धीमा करने के लिए न्यूट्रॉन मॉडरेटर के रूप में कार्य करता है, ताकि यूरेनियम 238 की तुलना में विखंडनीय यूरेनियम 235 के साथ प्रक्रिया करने की अधिक संभावना हो, जो विखंडन के बिना न्यूट्रॉन को पकड़ लेता है। भारी जल एक यौगिक है, यानी कि भारी जल जिसी को D2O कहा जाता है, ये एक यौगिक है जो ऑक्सीजन और ड्यूटेरियम से बना होता है, जो हाइड्रोजन का एक आइसोटोप भी है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए D2O किसका है आइसोटोप है, तो हाइड्रोजन का आइसोटोप है। अगला क्वेश्चन है लैक्टियल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? लैक्टियल्स आर कंसर्न्ड विद, आपके सामने ऑप्शन दिया है, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, सिक्रेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। पूछा है लैक्टियल किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन, लैक्टिक अम्ल स्रावण, वसा अवशोषण, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वसा अवशोषण, यानी कि एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट से लैक्टियल संबंधित है। लैक्टियल वसा अवशोषण से संबंधित है। लैक्टियल का कार्य पाचन की प्रक्रिया के दौरान लैक्टियल्स छोटी आंतों से वसा और लिपिड के बड़े अणुओं को अवशोषित करते हैं। मतलब लैक्टियल्स क्या करते हैं, जब पाचन की प्रक्रिया होती है तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन से वसा यानी कि फैट्स और लिपिड के बड़े अणुओं को अवशोषित करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, जो उन्हें दूधिया सफ़ेद रूप देते हैं। लैक्टियल लिपोप्रोटीन के रूप में सामग्री को लसिका प्रणाली में ले जाने के लिए एक मार्ग के रूप में कार्य करते हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि लैक्टियल का जो कार्य है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट है। अगला क्वेश्चन है विच ब्रांच ऑफ बॉटनी इज कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ फोटोसिंथेसिस? प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? प्लांट टेक्सोनॉमी, इकोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण जो है ये पौधों द्वारा कार्य हो रहा है, कार्य करने की जो प्रक्रिया होती है वो प्लांट टेक्सोनॉमी के अंतर्गत आती है। ऑप्शन ए इसका सही प्लांट फिजियोलॉजी के अंतर्गत आती है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, प्लांट फिजियोलॉजी। प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित पादप कार्यकी प्लांट फिजियोलॉजी यानी वनस्पति विज्ञान की एक शाखा है। पादप कार्यकी प्लांट फिजियोलॉजी यानी कि देखिए प्रकाश संश्लेषण का कार्य हो रहा है तो ये पादप कार्यकी में ही तो आएगा, तो ये पादप कार्यकी यानी प्लांट फिजियोलॉजी में आती है। पादप कार्यकी में पौधों में होने वाली विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। पादप कार्यकी के जनक क्लाउडे बर्नार्ड हैं। देखिए आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन और देखने को मिला कि पादप कार्यकी के जनक कौन है, तो पादप कार्यकी के जनक क्लाउडे बर्नार्ड हैं। क्लाउडे बर्नार्ड ये प्लांट फिजियोलॉजी के जनक हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत के अध्ययन को क्या कहते हैं? द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज नोन एज जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, साइटोलॉजी, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जेनेटिक्स। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत के अध्ययन को जेनेटिक्स कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। माता पिता से पीढ़ी दर पीढ़ी आसानी से संचारित होने वाले मौलिक गुण आनुवंशिक गुण कहलाते हैं। अब देखिए जो माता पिता के लक्षण हैं, जैसे किसी के माता पिता गोरे हैं, किसी के काले हैं, किसी के लंबे हैं, किसी के छोटे हैं, तो उनके लक्षण उनके संतत में पहुंचना, उनके बच्चों तक पहुंचना ही जेनेटिक्स यानी कि आनुवंशिकी कहलाता है। अगर आपसे पूछा जाए फादर ऑफ आनुवंशिकी कौन है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल फादर ऑफ आनुवंशिकी हैं, यानी कि जेनेटिक्स के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है लेग्यूमिनस पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है? Which pigments is essential for nitrogen fixation by leguminous plant? ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है एंथोसाइनिन, लैग हीमोग्लोबिन, फाइकोसाइनिन, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लैग हीमोग्लोबिन। लेगुमिनस पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए लैग हीमोग्लोबिन वर्णक आवश्यक है। लैग हीमोग्लोबिन फलीदार पौधों की गांठों में पाया जाता है। इसके मुख्य कार्य नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया नाइट्रोजनस को ऑक्सीजन द्वारा निष्क्रिय होने से ऑक्सीजन की आपूर्ति को प्रदान करता है। इसलिए लैग हीमोग्लोबिन की उपस्थिति मेजबान पौधे और बैक्टीरिया के बीच एक अच्छा समन्वय दर्शाती है। ठीक,
अगला क्वेश्चन है, वह एंजाइम जो हमारे मुख में भोजन के साथ मिलता है। द एंजाइम व्हिच इज मिक्सड विद फूड इन आवर माउथ इज। आपके सामने ऑप्शन दिया है, पेप्सिन, पर ऑक्सीडेज, एमाइलेज, एक शरीक या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि एमाइलेज, जिसे टाइलिन के नाम से जाना जाता है, इसी को स्लाइवरी एमाइलेज भी कहा जाता है। यह हमारे मुख में, माउथ में पाया जाने वाला एक एंजाइम है जो हमारे भोजन का पाचन स्टार्ट करता है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि भोजन का पाचन सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होता है, तो यही मुख से इसी स्लाइवरी एमाइलेज एंजाइम के द्वारा स्टार्ट होता है, जिसमें 30% कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। इस हिसाब से ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। एमाइलेज पहला एंजाइम है जो हमारे मुख में भोजन के साथ मिश्रित होता है। यह एक लार युक्त एंजाइम है। मुख में लार ग्रंथियां एमाइलेज एंजाइम को स्रावित करती हैं। यह भोजन में मौजूद स्टार्च को पचाकर शर्करा बनाता है, यानी कि स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि यह कार्बोहाइड्रेट का कितना % पाचन करता है, मतलब अगर कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन में है तो उसका 30% पाचन ही स्लाइवरी एमाइलेज के द्वारा मुख में होता है, ठीक। और यहीं से पाचन क्रिया जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, Al2O3 इंटू 2SiO2 इंटू 2H2O निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र है। केमिकल फार्मूला ऑफ, मतलब ये किसका केमिकल फार्मूला है। मोनोजाइट का, चाइना क्ले जिसे चीनी मिट्टी कहते हैं, सैंड यानी रेत, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चाइना क्ले यानी चीनी मिट्टी। Al2O3 इंटू 2SiO2 इंटू 2H2O चीनी मिट्टी का रासायनिक सूत्र है। जो चीनी मिट्टी या केओलिनाइट एक प्रकार की सफ़ेद या सुगढ़ मिट्टी है जो प्राकृतिक अवस्था में पाई जाती है। इसका रासायनिक संगठन जलयुक्त एल्यूमिनोसिलिकेट Al2O3 इंटू 2SiO2 इंटू 2H2O है। अगर आपसे पूछा जाए कि चीनी मिट्टी का रासायनिक फार्मूला क्या है, तो एल्यूमिनोसिलिकेट है, ठीक है। चीनी मिट्टी का रासायनिक फार्मूला मतलब साइंटिफिक नेम एल्यूमिनोसिलिकेट है। फ्रेंड्स, ये आपको साइंस के क्वेश्चन जरूर दिख रहे हैं, लेकिन ये साइंस में पूछे गए क्वेश्चन नहीं है, ये जनरल स्टडी में पूछे गए क्वेश्चन है। इसी तरह हमारे इसी चैनल पे साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, पॉलिटी सारे सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। आप उन्हें भी देख सकते हैं, जिसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिसमें आपको कोई भी पैसा, कोई भी चार्ज नहीं लग रहा है। लेकिन आपके एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम कुछ नया लाने का प्रयास करते हैं। इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगला क्वेश्चन है, वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। एन एनिमल दैट चीफली ईट्स मीट इज कॉल्ड एज, यानी कि मांस खाने वाला जानवर क्या कहलाता है। ये क्वेश्चन 2.0 में पूछा गया क्वेश्चन है और सेम आपके सामने जैसे यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, सेम ऐसे ही आपके सामने ऑप्शन आया था। ओमनीवोरस का सर्वाहारी, कॉर्निवोरस का मांसाहारी और हर्बीवोरस का शाकाहारी एग्जाम में नहीं लिखा था। इसीलिए कहा जाता है आपको इंग्लिश के कुछ वर्ड याद होने बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। इसमें बच्चे को आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो गया था, क्योंकि अगर वह जानवर जो मांस खाता है तो मांसाहारी कहलाता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मांसाहारी की इंग्लिश क्या होती है, कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए थे। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन कुछ बच्चे जो थे उन्हें कार्निवोरस की हिंदी नहीं पता थी, जिसके वजह से उनका आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो गया था। इसलिए आपको क्वेश्चन मतलब इंग्लिश के कुछ टर्म्स भी पता होने चाहिए, ठीक। तो वह जानवर जो मांस खाता है वो कार्निवोरस कहलाता है और कार्निवोरस को ही हिंदी में मांसाहारी जानवर कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये करंट का क्वेश्चन है। 1 दिसंबर 2022 को किस हवाई अड्डे पर डिजी यात्रा शुरू नहीं हुई थी। यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे पूछा है डिजी यात्रा शुरू नहीं हुई थी, यहाँ पे नहीं पे विशेष ध्यान देना है। ऑप्शन आपके सामने है बेंगलुरु, रायपुर, बनारसी, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा रायपुर, ऑप्शन बी। 1 दिसंबर 2022 को देश के 3 हवाई अड्डों पर चेहरे की पहचान तकनीक आधार पर यात्रियों के संपर्क रहित और निर्बाध आवागमन की सुविधा प्रदान करने के लिए डिजी यात्रा ऐप दिल्ली, बेंगलुरु और वाराणसी में शुरू हुई थी। आपको ऑप्शन में दिल्ली ना देकर रायपुर दिया हुआ है, जो आपका गलत हो जाएगा। अगर रायपुर की जगह दिल्ली होता तो सही हो जाता, यानी कि डिजी यात्रा दिल्ली, बेंगलुरु और वाराणसी में शुरू हुई थी, ठीक। अगला क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2023 के मुख्य अतिथि कौन थे। ये भी करंट का क्वेश्चन है। ऑप्शन है ऋषि सुनक, जेवी बाइडेन, अब्देल फतेह अल सीसी, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। 2023 26 जनवरी के जो हमारे चीफ गेस्ट थे वो यही थे, ऑप्शन सी अब्देल फतेह अल सीसी। ये 2023 के चीफ गेस्ट थे और
ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं। अगर आपसे पूछा जाए अब्देल फतेह अल सीसी कहाँ के राष्ट्रपति हैं, तो ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं और ये 2023 के चीफ गेस्ट के रूप में आए थे। वहीं बात करें 26 जनवरी 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे, तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ये 2024 के मुख्य अतिथि थे। अगला क्वेश्चन है, 5वां यूरोपियन संघ भारत प्रतियोगिता सप्ताह 2022 कहाँ आयोजित किया गया? ये भी करंट का क्वेश्चन है। ऑप्शन है बेंगलुरु, मुंबई, नई दिल्ली, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन सी, न्यू दिल्ली। 5वां यूरोपियन संघ भारत प्रतियोगिता सप्ताह 5 से 7 दिसंबर 2022 के मध्य नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसका उद्घाटन संगीता वर्मा, कार्यवाहक अध्यक्ष ICCI और सैपो नुरमी, भारत और भूटान में यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि मंडल के उप प्रमुख द्वारा किया गया। अगला यूई भारत प्रतिस्पर्धा सप्ताह दिसंबर 2023 के लिए प्रस्तावित है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का अध्ययन करने के लिए 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किए गए इसरो के आदित्य L1 मिशन के परियोजना निर्देशक कौन थे? ये भी करंट का क्वेश्चन है। Who was the project director of ISRO Aditya L1 mission launched on 2 September 2023 to study the sun? यानी कि स्टडी करने वाले जो डायरेक्टर थे उनका नाम क्या था? शंकर सुब्रमण्यम के, पी वीर मुथुलवेल, निगार साजी, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन सी, निगार साजी। सूर्य का अध्ययन करने के लिए 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किए गए इसरो के आदित्य L1 मिशन के परियोजक निदेशक निगार साजी थे। तमिलनाडु के तेनकासी जिले के सेनगोट्टई में एक मुस्लिम परिवार में जन्मी निगार साजी 1987 में इसरो में शामिल हुई। वह भारत की पहली सौर मिशन परियोजना की डायरेक्टर बनी। इससे पहले वे रिसोर्स सेट 2A की सहयोगी परियोजना निदेशक भी रह चुकी हैं। ठीक, निगार साजी के बारे में यहाँ बताया गया है कि वो पहले रिसोर्स सेट 2 के A सहयोगी परियोजना की निदेशक भी रह चुकी हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा राज्य विधायिका पहला राज्य बन गया है जिसने दक्षिण एशिया मूल के लोगों के लिए जाति के आधार पर भेदभाव को गैर कानूनी घोषित करने के लिए मतदान किया, जिनका आरोप है कि वे रोजगार और आवास में निष्पक्षता के लिए पारंपरिक अमेरिकी सुरक्षा उपायों से बाहर रखा गया? ऑप्शन है कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, मिसिसिपी, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन है कैलिफोर्निया। ठीक, कैलिफोर्निया की विधायिका जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी देने वाली अमेरिका की पहली विधायिका बन गई है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की? ये भी करंट का क्वेश्चन था उस समय। रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा किसने की? क्यूबा, बोल्विया, भूटान, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भूटान। भूटान में रूबेला, भूटान जो है वो रूबेला उन्मुक्त हो गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अमेरिका द्वारा लीजन ऑफ मेरिट सम्मान किसे दिया गया? फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे बार बार अनुरोध कर रही हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। हमारे अधिकांश व्यूअर, लगभग 70% लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग से अनुरोध है कि सब्सक्राइब करने में आपका कोई भी पैसा, कोई भी चार्ज नहीं लगता है, लेकिन आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलता है, तो आप चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? Who has been awarded the Legion of Merit award by the अमेरिका द्वारा लीजन ऑफ मेरिट सम्मान किसे दिया गया? जनरल दलवीर सिंह सुहाग, जनरल बिपिन रावत, राय बूचर, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन ए, जनरल दलवीर सिंह सुहाग। पूर्व सेना प्रमुख जनरल दलवीर सिंह सुहाग को 17 दिसंबर 2018 को अमेरिका में लीजन ऑफ मेरिट सम्मान, अगस्त 2014 से दिसंबर 2016 तक सेना प्रमुख के रूप में असाधारण और उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन है, इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। विदेशों में रह रहे भारतीयों को न्याय दिलाना, NRI द्वारा परित्यक्त महिलाओं को न्याय दिलाना, भारतीय विरासतों को वापस लाना, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय विरासतों को वापस लाना। इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट का उद्देश्य है भारतीय विरासतों को वापस लाना, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट, जिसे हिंदी में भारत गौरव परियोजना कहा जाता है, इसका उद्देश्य
भारतीय चुराई गई विरासतों को वापस लाना, यानी कि जो भारत की विरासतें हैं, भारत के जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो लोग चुरा कर छीन कर विदेशों में ले गए हैं, उन्हें वापस लाना ही इसका उद्देश्य है। इस प्रोजेक्ट की स्थापना वर्ष 2013 में हुई थी। इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट कला प्रेमियों का एक गैर लाभकारी समूह है जो चोरी हुई भारतीय कलाकृतियों को ट्रैक करने और उनकी वापसी सुनिश्चित करने के लिए अभिलेखनीय सामग्री, सोशल मीडिया और वकालत का उपयोग करता है। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युवा वलित पर्वत नहीं है? ध्यान देना है, यहाँ पे नहीं पूछा है। यंग फोल्डेन माउंटेन नहीं है। ऑप्शन दिया है अरावली, एंडीज और अपलेशियन, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, एक से अधिक, क्योंकि यहाँ पे पूछा है युवा वलित पर्वत नहीं है, तो एंडीज को छोड़कर बाकी दोनों ही, अरावली और एप्लेशियन दोनों ही युवा वलित पर्वत नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यूराल पर्वत, अरावली पर्वत और एप्लेशियन पर्वत ये वलित पर्वत के उदाहरण हैं। और यहाँ से पूछा कौन सा वलित पर्वत नहीं है। ठीक, ये पुराने युवा वलित नहीं है, ये यूराल और अरावली और एप्लेशियन ये तीनों पुराने यानी कि ओल्ड वलित पर्वत हैं। ओल्ड फाउंटेन मतलब ये जो है ना, ये यंग पूछा है, यंग फोल्ड माउंटेन, लेकिन ये अरावली, एप्लेशियन और साथ ही साथ यूराल ये तीनों ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। अब यंग कौन सा है? एडीज पर्वत जो है ये यंग फोल्ड माउंटेन है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसकी न्यून हिम रेखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया हैज़ द लोअर स्नो लाइन? ऑप्शन दिया हुआ है इक्वेटोरियल रीजन यानी भूमध्यरीय रेखा, हिमालय क्षेत्र यानी हिमालयन रीजन, अल्प्स रीजन, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन सी, अल्प्स रीजन जो है इसकी न्यून हिम रेखा है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है? रांची का पठार, मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है मालवा का पठार। इसी तरह साइंस के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें जिससे वीडियो आए तो आप तक तुरंत ही पहुंच जाए। कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक आच्छादित क्षेत्र मालवा का पठार है, क्योंकि कर्क रेखा इसके मध्य से होकर गुजरती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते? कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन सी, तमिलनाडु में। कांटेदार जंगल व झाड़ियाँ ऐसे क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा कम होती है। अगर कम होती है तो कितनी कम होती है? 70 सेंटीमीटर से कम होती है। तमिलनाडु राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून तथा उत्तर पूर्वी मानसून दोनों द्वारा वर्षा होती है, इसलिए यहाँ कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते। ठीक, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मेघालय, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन सी, मेघालय। मेघालय में सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, उस देश का नाम बताइए जो पहले G21 की मेजबानी करेगा? फ्रांस, जापान, ब्राज़ील, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। ये भी उस समय के करंट का क्वेश्चन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्राज़ील। ब्राज़ील पहले G21 देशों की मेज़बानी करेगा। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। G20 का उद्देश्य वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों को संबोधित करना है। अगर आपसे पूछा जाए G20 का उद्देश्य क्या है, तो G20 का उद्देश्य वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों को संबोधित करना, वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देना और टिकाऊ और समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। ठीक है, भारत में 9 और 10 सितंबर का 18वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। यह पहला शिखर सम्मेलन था जब भारत में इसकी मेज़बानी की। इस शिखर सम्मेलन का विषय वसुधैव कुटुंबकम था। G20 देशों में अफ्रीकी संघ यानी AU को अस्थायी रूप से सदस्य के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया गया, जिसके बाद G20 G21 में परिवर्तित हो गया। अगला क्वेश्चन है, हवा में नमी नापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ये भी साइंस का क्वेश्चन है। एरोमीटर, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन सी, हाइग्रोमीटर। हवा में नमी मापने के लिए हाइग्रोमीटर यानी आर्द्रता मापी का यूज किया जाता है। आपसे पूछा जाए हाइड्रोमीटर किसके लिए मापते हैं, तो तरल में विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का यूज करते हैं। एरोमीटर हवा या अन्य गैसों का वजन घनत्व मापने के लिए एरोमीटर का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिम भाग की ओर चलता है? पश्चिमी विक्षोभ, काल वैसाखी, मानसून से पहले की हवा, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन ए, पश्चिमी विक्षोभ।
पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिम भाग की ओर चलती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855-56 हुआ था? 1857 की क्रांति से पूछा गया क्वेश्चन है कि किसके विद्रोह में संथाल विद्रोह 1855, किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855-56 हुआ था? राजकुमार शुक्ला, एस.एन. सिन्हा, सहजानंद सरस्वती, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई। क्यों? क्योंकि 1855-56 का जो संथाल विद्रोह है ये सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, और कब हुआ था? 1855-56 में हुआ था। संथाल विद्रोह अंग्रेजों और जमींदारों के खिलाफ बिहार, जो पहले तो बिहार और उड़ीसा प्रांत एक ही में था, लेकिन जब बिहार से झारखंड अलग हो गया तो राजमहल की पहाड़ियाँ जो है ये झारखंड में चली गई। तो अब के झारखंड में बसे संथाल जनजातियों द्वारा यह विद्रोह किया गया था। और किसके विरोध में था? तो अंग्रेजों और जमींदारों के विरोध में था संथाल विद्रोह। हुआ कब था? 1855-56 में। इसका नेतृत्व कौन किया? सिद्धू और कान्हू ने किया था। अगला क्वेश्चन है, 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी? गांधी इरविन समझौता, गांधी का गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना, कराची कांग्रेस, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन ए, गांधी इरविन पैक्ट। 5 मार्च 1931 को ऐतिहासिक गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, जो महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच संपन्न हुआ था। यह महत्वपूर्ण था क्योंकि यह पहली बार था जब गांधी जी और वायसराय बराबर के स्तर पर मिले थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ? 1930, 1938, 1928, 1940, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन बी, 1928। बिहार यूथ लीग का गठन 1928 में हुआ। इसकी स्थापना बिहार में युवा राष्ट्रवादियों में एक समूह द्वारा की गई, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उदारवादी नीतियों से असंतुष्ट थे। बिहार यूथ लीग के प्रमुख नेताओं में जयप्रकाश नारायण, सत्येंद्र नारायण सिन्हा, श्री कृष्ण सिंह आदि शामिल थे। बिहार यूथ लीग 1934 में अखिल भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के साथ विलय हो गया। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिहार यूथ लीग की स्थापना किसके द्वारा हुई? जयप्रकाश नारायण, सत्येंद्र नारायण सिन्हा, श्री कृष्ण सिंह। फिर पूछा जाएगा 1934 में कौन सी संस्था थी जो अखिल भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में विलय हो गई? तो बिहार यूथ लीग जो 1928 में बना था, ये 1934 में अखिल भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के साथ इसका विलय हो गया। अगला क्वेश्चन, 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? बिपिन बिहारी वर्मा, लक्ष्मी नारायण झा, रामलाल प्रसाद, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन ए, बिपिन बिहारी वर्मा। 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व बिपिन बिहारी वर्मा ने किया था। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी तरह साइंस, केमिस्ट्री, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द पूना पैक्ट सिंग? पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ? 24 सितंबर 1932, 24 सितंबर 1930, 26 सितंबर 1930, यानी कि 24 सितंबर 1932, 24 सितंबर 1930, 26 सितंबर 1930, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को हुआ था। 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ था। पूना समझौता सी राजगोपालाचारी, जयकर, तेज बहादुर सप्रू, घनश्याम दास बिरला इत्यादि नेताओं के प्रयास से 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और दलित नेता भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था, जिसे पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया? मीर बख्श, बाबू कुंवर सिंह, बीरभान सिंह, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन बी, बाबू कुंवर सिंह। बाबू कुंवर सिंह से आपका जो क्वेश्चन है वो 2.0 से लेकर अभी तक जितने भी TRE के एग्ज़ाम हुए हैं सब में बाबू कुंवर सिंह से एक न एक क्वेश्चन देखने को मिला है। इसलिए ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 1857 की क्रांति में बिहार का नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह ने किया था। इन्होंने 25 जुलाई 1857 को दानापुर में विद्रोह करने वाले सिपाहियों की कमान संभाली थी। उस वक्त इनकी जो उम्र थी वो 80 वर्ष थी। बाबू कुंवर सिंह ने अपनी आखिरी लड़ाई में जगदीशपुर के पास 23 अप्रैल 1858 को लड़ा और 26 अप्रैल 1858 की इनकी मृत्यु हो गई। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना? 1911, 1912 पटना, 1940 रामगढ़, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि INC के
1916 अधिवेशन, जो लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था, वहाँ पर चंपारण की जो समस्या है वहाँ पर चर्चा में आया था। इस अधिवेशन में चंपारण के रैयतों ने नेता राजकुमार शुक्ल जो थे वो गांधी जी से मुलाकात करते हैं और उन्हें चंपारण के नील किसानों की दुर्दशा के बारे में बताते हैं, जहाँ पर गांधी जी ने राजकुमार शुक्ल के प्रस्ताव पर चंपारण आने के अनुग्रह को स्वीकार किया था। तो इसका जो चर्चा का विषय बना था वो लखनऊ अधिवेशन 1916 में बना था। ऑप्शन ई इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया? ऑप्शन आपके सामने, हकीम अजमल खान, चंद्रशेखर आज़ाद, हजरत मोहानी, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन ई हजरत मोहानी। फ्रेंड्स, आपसे बार बार अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कोई भी वीडियो आए तो आप तक पहुंच जाए। मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद हजरत मोहानी ने दिया। मौलाना